बात राजस्थान की हो रही है तो राजस्थान की कहावत के साथ ही शुरू करते हैं। देखिए, रोटी का जायका अगर बना के रखना है तो रोटी की टाइमिंग पर ध्यान देना होगा, यानी कि रोटी को सही समय पर पलटना और पलटना होगा। राजस्थान में इन दिनों जब भी हम खबरें कवर करने जा रहे हैं, ज़मीन पर देखने जा रहे हैं वहाँ का सियासी मिजाज क्या है, तो हम इस कहावत का अक्सर इस्तेमाल करते हुए नेताओं को सुन सकते हैं, या कई बार तो हम खुद भी कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे 3 साथी यहाँ पर हैं जो राजस्थान की हर एक सियासी हवा का रुख भांपने में एक्सपर्ट मैंने कहूँगी, क्योंकि लगातार ज़मीन पर भी हैं, स्टूडियो से ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप तक पहुँचा रहे हैं। और बिना देरी किए अब मैं सीधे अपने साथियों का रुख कर लेती हूँ और यही समझना चाहूँगी कि 3 तारीख को जो परिणाम आने वाला है उसको लेकर क्या ये डिप्लोमेटिकली आकलन कर रहे हैं, या फिर खुले तौर पर कह सकते हैं कि कौन आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर हैं लखवीर सिंह शेखावत। जी देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान का जो सियासी लखवीर, आप माइक पकड़ लीजिए। ये देखिए जिस प्रकार से राजस्थान में इस बार का चुनाव हुआ, टिकट वितरण से लेकर 3 दिसंबर तक काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव में इस प्रकार मतदान हुआ है तो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत बताता है कि आखिरकार जो राजस्थान का मतदाता है वो काफ़ी जागरूक है, और महिला जो वोट बैंक बढ़ा है, महिला जो मत प्रतिशत बढ़ा है, वो ये दर्शाता है कि आधी आबादी राजस्थान की काफ़ी सजग है, सक्रिय है, संवेदनशील है, सशक्त है, और उस आधी आबादी ने वोट काफ़ी बढ़ चढ़ कर किया है। हालांकि वोट किस मुद्दे पर किया है इस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने महिला सुरक्षा को, महिला उत्पीड़न को बड़ा मुद्दा बनाया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर 400 रुपये में सिलेंडर देने का दावा किया, साफ तौर पर एक घर की महिला मुखिया को 10,000 रुपये देने की बात कही, और वहीं जिस प्रकार से चिरंजीवी योजना में 50 लाख रुपए तक के बीमा में बढ़ोतरी करी है, इसलिए ये काफ़ी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो महिला मतदाता है वो किस ओर फ्लोट करती है। लेकिन जिस प्रकार से जो मत प्रतिशत बढ़ा है उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में एक खुशी की लहर है, और साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत और खास करके शहरी क्षेत्र में वो बीजेपी के लिए एक खुशखबरी लेकर आएगा। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो योजनाएं राजस्थान में काम कर रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के मद्देनजर, तो कहीं ना कहीं जो जागरूक मतदाता है वो उससे लाभान्वित तो है ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में मतदान करेगा। क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात रखी है, तो तथ्य की बात ये रखी है कि पिछली बार से चुनाव सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से हुआ है। हालांकि 1% पूरा नहीं बना है, 75 दशमलव जो आया है प्रतिशत, वो पिछले बार के 0.87% से ज़्यादा है। दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि महिला सबसे ज़्यादा इस बार वोट डालने के लिए आई हैं, कतारों में लगी हैं। और जो फैक्टर है, क्या फैक्टर महिला सुरक्षा का बीजेपी की तरफ से जो रखा गया वो वहां पर महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, या फिर 10,000 महिलाओं को हर साल मिलेंगे, कांग्रेस का ये फैक्टर ज़्यादा कारगर लग रहा है। मैं पहले थोड़ा सा एक चीज़ बोलना चाहूँगा प्रणा, जैसे आपने कहा कि एक्सपर्ट, देखिए हम सब अभी सीखने की ही कोशिश कर रहे हैं राजस्थान और तमाम तरीके से राजनीति और जो भी चुनावी माहौल रहा। प्रियंका, नॉट एज अ वोटर, माफ़ कीजिएगा, नॉट एज एन एंकर बट एज अ वोटर, एज अ फीमेल, लंबी लंबी कतारें जब हम लगातार वोटिंग के दिन देख रहे थे, लंबी कतारें जब लगी हुई थी, तो महिलाओं के मन में क्या उमड़ घुमड़ रहा होगा और किस आधार पर राजस्थान की बहू, बेटियों, माताओं, बहनों ने वोट किया होगा? क्या वो 10,000 रुपए को देख रही होंगी जो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मिलेगी, या फिर वो महिला सुरक्षा को मद्देनजर रख रही होंगी जो बीजेपी की तरफ से वायदा किया जाया गया कि एंटी रूमी स्क्वाड बनाएंगे, तमाम तरह की बात कहेंगी? कैसे तोल रही होंगी वो? देखिए, आधी आबादी महिलाएं बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ तक पहुंची, और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं का आंकड़ा पुरुषों से भी ऊपर रहा। अब बात कर रहे हैं कि जब महिलाएं लाइनों में खड़ी रही होंगी तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों की ओर से कोशिश की गई थी रविंद्र कि महिला वोट को साध ले, क्योंकि उनको पता है कि घूंघट के आड़ में से भी वो उसी को वोट देती हैं जिनको वो देना चाहती हैं। अब चूंकि बीजेपी ने दावा किया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही समझ रहा हूं बात को, और दर्शक भी सही समझ रहे हैं कि आज की महिला घर से अपने पति और मुखिया से भले ही ये सुनकर जाएं कि फला जगह वोट डाला, लेकिन वो वोट वही डालेंगी जो उनको सही लगता है। अब कई दावे बीजेपी की ओर से किए गए। बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा बना रही थी महिला सुरक्षा का, और जाहिर है कोई भी महिला चाहती है कि जब वो सड़क पर निकले तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। जिस तरीके से हाल के दिनों में चेन स्नेचिंग की वारदातें लगातार बढ़ रही थी, महिलाएं कह रही थी कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने बड़ा दाव भी खेला है 400 रुपए में गैस सिलेंडर का, ये हो सकता है असर डाले, क्योंकि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसको बातचीत को जरा थोड़ा और इंटरेस्टिंग बताएंगे। ये बताइएगा कि सुरक्षित महिला होगी तभी तो फिर घर का चूल्हा चलेगा।
बिल्कुल रविंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हमें कहीं ना कहीं, जो लोग कहते हैं ना कि समाज में सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी हमें व्यवस्था बनानी होगी। सरकार अगर सत्ता में कोई पार्टी है तो उसकी ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित माहौल देना, सिर्फ लड़कियों को, महिलाओं को, बल्कि हर किसी को। आपको भी सुरक्षित रहने का उतना ही अधिकार है। लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पर एक और है। महिला वोटर्स को देखकर, उनकी कतारों को देखकर हम टीवी पर देखते हैं, बहुत खुश होते हैं कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं अपने वोटिंग के अधिकार को लेकर। रविंद्र, अगर आप किसी जगह प्रत्याशी हो तो आपकी भी ये कोशिश रहेगी कि महिला मतदाता को लुभाया जाए, लेकिन जब बात आती है महिला प्रत्याशियों को उतारने की, तब पार्टियां क्यों संकोच करती हैं, तब पार्टी क्यों हिचकिचाहट दिखाती है। और एक आंकड़ा जो सामने आया कि 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के महिला प्रत्याशी आमने सामने थे, लेकिन उन 5 ही सीटों पर पिछली बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज इस बार कम हुआ है। साफ बात है। देखिए, अब कुल मिला के महिला मुद्दे की तो यहाँ पर बात की, लेकिन अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है, वो मुद्दों की बात आती है। इस चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से वो कौन से मुद्दे थे जो उठाए गए और जनता ने कौन से मुद्दों पर बातों को सुना। पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। दरअसल हम चुनाव एक्सप्रेस और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जब राजस्थान हमारा जाना हुआ तो 21 ज़िले, अगर हम 33 ज़िले जो चुनाव आयोग की तरफ से कंसिडर किए गए उनको मान के चलें, 50 ज़िले नहीं, 21 ज़िलों के करीब हमने आसपास देखा। और हर जगह जो भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर पर हम राजस्थान को बांटते हैं, चाहे धुंधाड़ वाला क्षेत्र जयपुर और उसके आसपास का हो, हड़ौती कोटा वाला इलाका हो, मारवाड़ जोधपुर वाला इलाका हो, या मेवाड़ की बात करें उदयपुर वाला क्षेत्र हो, या इधर मेवात में भरतपुर और अलवर की बात करें, हर जगह मुद्दे अलग अलग थे। और कई जगह तो मैं चुरू का स्पेसिफिक यहाँ पर बात करना चाहूँगा। चुरू में या कुछ और भी जगह पर वहाँ कैंडिडेट की आपस में लड़ाई थी, मतलब लोगों में इतनी नाराजगी थी कि बाहरी प्रत्याशी को क्यों चुना। इसी तरह से सिरोही में भी था कि भाई बाहर के प्रत्याशी क्यों लेकर आए हैं, क्या हमारे यहाँ का प्रत्याशी नहीं बना। तो लोगों के अंदर बिल्कुल पैन 360 डिग्री एक तरह से मुद्दे थे। वो ये देखते थे कि प्रत्याशी हमारा स्थानीय है कि नहीं है, हमारी जात से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, ये भी देखते थे, ये बड़ा फैक्टर है। उसके बाद फिर वो मुद्दों पर आते थे। तो इसी लिहाज से मुद्दों की बात करने के लिए चुनाव घोषणा पत्र जो थे, संकल्प पत्र जिसका बीजेपी का कहा जाता है, कौन कौन सी बातें चली और अमूमन लोग सड़कों पर दिखाई दिए जो चलते थे, वो तो यही कहते थे कि भाई बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में फर्क ही नहीं पता चल रहा, क्या इनमें फर्क है। देखिए रविंद्र, इस चुनाव में मुद्दों ने काफ़ी असर डाला, और ख़ास करके अगर बात करें तो ये बात तो बखूबी स्वीकार करनी होगी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सौगात देने में, वादे और दावे करने में भारतीय जनता पार्टी से कई गुना आगे रही। और एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियां रखी, तो वहीं जिस प्रकार से जब घोषणा पत्र जारी किया गया तो वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तुलना में काफ़ी प्रभावित था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम विफलताओं पर उल्लेख किया पूरे चुनाव में जो कि सूबे की अशोक गहलोत सरकार को विदा कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया तुष्टीकरण पर, भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया महिला सुरक्षा पर, भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चली 5 साल की अदावत पर। और साफ तौर पर इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं वोट डाइवर्ट भी हुआ, क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान के तमाम हिस्सों में, चाहे वो मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, मेवात हो, वागड़ हो, ढूंढाड़ हो, शेखावाटी हो, इन तमाम हिस्सों पर जातिगत आधार पर वोट पड़े हैं, ये स्वीकार करेंगे, लेकिन पार्टी के आधार पर वोट ना पड़कर कैंडिडेट पर वोट पड़े हैं। और वो अगर कैंडिडेट पर वोट पड़ेंगे, आप ही की इस बात पर जो आप बहुत विस्तार से डेटा भी बता रहे हैं रविंद्र, क्योंकि आप तमाम शोज के साथ ग्राउंड पे निकले हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जितना गहलोत और पायलट के अंतर्कलह पर फोकस किया, जितना उसको लेकर प्रचार भी किया, कांग्रेस उस अंतर्कलह जो बीजेपी के अंदर भी स्वाभाविक तौर पर हम सब जानते हैं, क्या उस पर नहीं फोकस कर पाई, या अपने ही बैटल में कांग्रेस उलझ कर रह गई? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात ये कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से, याद होगा आप सभी को कि पहले ही ये कह दिया गया था, अंदर खाने जो बात थी कि गहलोत और पायलट सिर्फ चुनाव पर फोकस करें, चुनाव जीतने पर फोकस रखें, आपसी मनमुटाव, आपसी जो भी बातें हैं उन पर, भेदभाव को पर बाद में जिक्र किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। और इस पे अक्षरशः पालन करते हुए भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत दिखाई दिए। कभी भी आपने इस दौरान, नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। लेकिन कोशिश दूसरी, जब आला कमान को लगा कि यहाँ पर हम इस चीज़ में कामयाब हो रहे हैं, तो आपने ये देखा होगा कि कहा यह गया कि राहुल गांधी, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, राहुल गांधी का दौरा नहीं हो रहा था, प्रियंका गांधी आ रही थी, खड़गे वहाँ पर आ रहे थे, तो कहा यह जा रहा था कि अंदर खाने राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप
हमारी चुनावी सभा में आइए, एक तरफ अशोक गहलोत हो, दूसरी तरफ सचिन पायलट हो, ऐसी बात निकलकर सामने आई। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और कहीं पर भी दोनों की एक साथ इस तरीके से जनसभा यहां पर नहीं हुई भी तो वहां पर हूटिंग होती हमने वहां पर देखी। तो इस लिहाज से ऊपरी तौर पर कहीं किसी ने बयान ऐसा नहीं दिया जिससे किसी को अनकंफर्टेबल होना पड़े या फिर किसी तरह से दिक्कत वहां पे असहज होना पड़े। तो एक बात को समझना होगा, कांग्रेस के कुनबे में जिस प्रकार से अदावत रही पिछले 5 साल तक, कहीं ना कहीं आलाकमान इस बात पर तो सफल हुआ कि दोनों नेताओं को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया जाए। और सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ी सफलता अगर कांग्रेस आलाकमान की कहें तो ये होगी कि सचिन पायलट और उनके पूरे कैंप ने किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं की और कांग्रेस को जिताने की बात करी और ये बात भी स्वीकारी कि ये जो चुनाव है ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी गारंटी योजनाओं के फेस पर लड़ा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सेटबैक था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में कितनी भी अदावत हो, कितनी भी बिखरावट हो, लेकिन वो सार्वजनिक मंचों पर नहीं दिखती। ये उनके अनुशासन के डंडे का मजबूती दर्शाता है। मैं एक चीज देखो इसमें जोड़ना चाह रहा हूं, बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से नहीं दिखा दिया, लेकिन एक मास्टर कार्ड छुपा कर रखा गया था बीजेपी की तरफ से, कहेंगे बिल्कुल पूरी प्लानिंग के तहत, एक तरह से कहें कि आप ये देखिए जिसका जिक्र हमने अभी किया भी प्रियंका, चुनाव से सिर्फ 2 दिन पहले, मतलब 23 तारीख को 25 तारीख को वोट डालने थे, 23 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, तो 22 या 21 तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होती है, उसमें वो सचिन पायलट के पिता 21 नवंबर, जी 21 नवंबर को, यानी 23 से 2 दिन पहले 21 नवंबर को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री सीधा हमला बोलते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस में सचिन पायलट को उनके पिता की करनी की सजा दी जा रही है और जो भी कोई व्यक्ति, इससे भी बढ़कर उन्होंने बात कही थी, थोड़ा सा इसमें और बताइएगा आप। और ये भी कहा गया कि कोई भी अगर कांग्रेस में आगे जाने की कोशिश करता है या फिर अपनी बातों को रखता है या कहें कि शब्दों का हेर फेर था, बगावत करने की कोशिश करता है। दरअसल इसको भी संदर्भ को हमने समझना पड़ेगा कि जब सोनिया गांधी पॉलिटिक्स में नहीं आई थी उस वक्त सीताराम केसरी को, ये 1997 की मैं बात बता रहा हूँ, 1997 सीताराम केसरी को कहा यह गया कि गांधी परिवार की तरफ से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया। और फिर जब सीताराम केसरी अपनी राह पर चलते हुए नजर आए तो फिर उसके बाद फिर से वहां पर चुनाव होते हैं। सीताराम केसरी के चुनाव के दौरान ही जितिन प्रसाद और साथ ही साथ ओपन वहां पर रखा गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और राजेश पायलट भी चुनाव में खड़े हुए थे और राजेश पायलट की स्वर्गवास हो गया था उनका। और उसके बाद फिर जब चुनाव जीत गए थे सीताराम केसरी तो कुछ दिन के बाद जितिन प्रसाद भी हो गया था। तो यहाँ एक बात ये भी कही गई बीजेपी नेताओं की तरफ से कि कोई भी नेता अगर होता है कांग्रेस की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको सजा दी जाती है और फिर या तो उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है। यहां तक बात कही गई थी। तो ये पूरा का पूरा सेंटीमेंट, यानी कि जो बात थी सचिन पायलट और गहलोत की, बस मैं इसमें 2 चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। तो आप ये भी देखिएगा कि 23 तारीख को जिस दिन वोटिंग थी, जो पोस्ट किया था एक्स पर सचिन पायलट ने, उस पोस्ट को रीपोस्ट किया था अशोक गहलोत ने। और दूसरी चीज़ ये भी कि सचिन पायलट ने सामने अगर कही थी कि बीजेपी मेरे पिता को बीच में लेकर आ रही है, तो वो उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन काम तब तक हो चुका था बीजेपी की तरफ से। यहाँ पर मैं एक सवाल आ रही हूँ, फिर आप ही के पास आ रही हूँ। मेरा जो सवाल था एक्चुअली, ये जो आपने कहा ना कि बीजेपी के अंदर, और बीजेपी से बहुत प्रचारित भी करती है कि देखिए हम काडर वाली पार्टी है, जाहिर तौर पर हम अनुशासन वाली पार्टी है, उनकी तरफ से कहा जाता है। लेकिन मैं ये सब पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा ज़मीन पर निकले हैं, समझ रहे हैं, जो पायलट और गहलोत के बीच जो एकता दिखाने की कोशिश कांग्रेस खेमे की ओर से की गई, प्रियंका आपने भी देखा, तो क्या वो लगता है वोटिंग के दौरान वो एकता गुर्जर बाहुल्य सीटों पर देखने को मिली? क्या ऐसा हुआ? क्योंकि जो ट्रेंड बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल उसी एक्सटेंशन पर हम आ रहे थे, क्योंकि ये दिखाई दे ही रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ में प्रचार करने आ रहे हैं, नहीं आ रहे। और बीजेपी ने वोटर्स को, बीजेपी भी समझ गई थी कि हाँ, ना तो सचिन पायलट कुछ गहलोत के खिलाफ बोलेंगे, ना ही गहलोत अभी सचिन पायलट के खिलाफ बोलेंगे। तो बीजेपी ने ऐसा एक बयान दिया जिसके बाद बोलना पड़ा, दोनों को ही अपनी सफाई देनी पड़ी, और उसके बाद वोटर्स के अंदर भी थोड़ी खलबली मच गई थी। उस खलबली के बारे में थोड़ा सा लखवीर बताएंगे। पूर्वी राजस्थान, देखिए साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो तमाम राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में घूमे, उन तमाम लोगों ने उन विषयों पर पिंच किया, उन तमाम विषयों को जिक्र किया ताकि वो वोट में कन्वर्ट हों। इसलिए ये समझना होगा कि बीजेपी ने तमाम तरीके के मुद्दे नहीं रखे, उन तमाम विषयों को रखा ताकि वो वोट में कन्वर्ट हो। और सचिन पायलट का जिक्र इसलिए किया गया ताकि पूर्वी राजस्थान में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ 2018 में सीटें आई,
वो कहीं ना कहीं ध्वस्त, और ये असर भी दिखा क्योंकि साफ तौर पर वो तमाम सीटें इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे से फिसलती हुई नजर आ रही हैं। ये दावे के साथ हम कह भी सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि गुर्जर बाहुल्य जो सीटें थी जहां पर कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया उन लोगों को जो कि सचिन पायलट के साथ नहीं थे, जिन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ बयानबाजी की है, साफ तौर पर उनका विरोध किया गया, साफ तौर पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए। और जब वोटिंग हुई तब भी साफ तौर पर जो गुर्जर मतदाता था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट नजर आया और आंख दिखाई उस प्रत्याशी को जो कि सचिन पायलट के साथ खड़ा नहीं था। और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है, खास करके पूर्वी राजस्थान में। और पूर्वी राजस्थान में जितना भी गेन भारतीय जनता पार्टी करेगी वो कहीं ना कहीं सेटबैक होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। वहीं इस पूरी चर्चा को गुर्जर बाहुल्य सीटों पर और सचिन पायलट पर और अशोक गहलोत पर केंद्रित न करते हुए उन तमाम विषयों पर केंद्रित करेंगे जो कि इस चुनाव में दिखा भी। इस चुनाव में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रित करना चाहती थी हिंदुत्व के मुद्दे को, भारतीय जनता पार्टी केंद्रित करना चाहती थी तुष्टिकरण के मुद्दे को, जो कि पिछले 4.5 साल में देखने को मिला। सैकड़ों जो मंदिर हैं वो जमींदोज किए गए, गिराए गए, और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था राजस्थान के वोटर में। उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर का जिक्र तमाम नेताओं ने किया जब वो राजस्थान गए, और वो कहीं ना कहीं राजस्थान में जब वोट डला तब देखने को मिला भी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में मैं जयपुर में घूमा हूँ, उन तमाम सीटों पर घूमा हूँ जो संवेदनशील मानी जाती हैं, कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं। उन तमाम सीटों पर जो हिंदुत्व कार्ड था वो बीजेपी के पक्ष में रहा, और हिंदू वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा और किया भी। हालांकि योजनाएं थी उसके आगे तुष्टिकरण का कार्ड हावी पड़ गया। निश्चित रूप से ये बात तो स्वीकार करनी होगी कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास खास सौगात नहीं थी। बीजेपी का घोषणा पत्र कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने फीका भी रहा, लेकिन जिन सेंटिमेंट्स को लेकर, जिन विषयों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं वोट में कन्वर्ट भी होगा, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दर्शाता है, खास करके उन सीटों पर जहां पर भी हिंदू मुस्लिम बनाया गया, चाहे वो पोकरण की बात हो, चाहे वो तिजारा की बात हो, उन तमाम सीटों पर बढ़ा हुआ पोलिंग प्रतिशत बताता है कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक मतदाता जागरूकता से वोट ज्यादा करता है तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक भी बढ़ा है। हालांकि वहां पर जीत हासिल होती है नहीं, ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात और समझना होगा कि जिस प्रकार से मेवाड़ को कहा जाता है कि जिस पार्टी ने मेवाड़ साधा वो पूरा प्रदेश साध लेती है, और मेवाड़ और वागड़ अंचल में जिस प्रकार से वोटिंग बढ़ी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सेटबैक है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चूक कर गई, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विफल हुई, क्योंकि खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जो सीट थी वहां पर बगावत हुई और चंद्रभान सिंह आक्या जिनका टिकट काटा गया वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, जो कि बीजेपी के लिए पसीने भरा रहा। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर अभी फिलहाल नजर आ रही है। तो पूरे प्रदेश में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बागियों ने खेल बिगाड़ा। और जिस प्रकार से बिल्कुल इसी बात पे आना चाह रहा था प्रियंका, 2018 में जो निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर आए विधायक बने और बीएसपी के प्रत्याशी जो विधायक बने, या फिर अगर हम क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, ऐसी पूछ परख इससे पहले कभी नहीं हुई होगी जितनी पूछ परख उनकी हर बीजेपी और कांग्रेस में रही। इस बार 30 से ऊपर बीजेपी के निर्दलीय और बागी लड़े चुनाव, कांग्रेस के 20 से ज़्यादा के करीब निर्दलीय और बागी चुनाव लड़े। तो इस बार आपको क्या नज़र अपने तरीके से और नज़रिए से आ रहा है, जो एक्सपर्ट्स की बातें आप सुन रही हैं, वहाँ की फीडबैक जो देख रही हैं, क्या निर्दलीय और बागी इस वक्त एक हैंडसम तरीके से आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में से ही चुनाव करने जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन निर्दलीय भी कम नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने ताल ठोके और बड़ी संख्या में वोट उन्हें भी पड़े, तो किंग मेकर जरूर बन सकते हैं अगर साफ स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। किंग मेकर अगर बनेंगे तो फिर किंग किसको चाहेंगे वो बनना, या जिसका पल्ला भारी होगा? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी पहले नतीजे आने देते हैं, देखते हैं स्पष्ट बहुमत किसी को मिल पाता है या नहीं, उसके बाद ही नतीजे ऑफर कर पाएगा उसी की तरफ झुका। बिल्कुल, वो तो ऑफर पे डिपेंड करता है। देखिए प्रियंका, एक बात समझनी होगी, जिस प्रकार से निर्दलियों ने इस बार चुनाव लड़ा, दोनों पार्टियों के पसीने लाए, खास करके उस पार्टी के जिससे कि वो दावा कर रहे थे। सुभाष मील भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जबकि कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस ने टिकट दिया महादेव सिंह खंडेला को। हालांकि सुभाष मील ने काफ़ी बेहतर चुनाव लड़ा। वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो करीब 1.5 दर्जन ऐसे बागी हैं जो इस वक्त जिताऊ स्थिति में नजर आते हैं। हालांकि जब 3 दिसंबर को जनादेश का पिटारा खुलेगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि बागी कितने जीत कर आते हैं और उनका क्या होगा। नहीं, बिल्कुल, आप पहले कुछ बोलिए। वो कर रहे हैं जी। रविंद्र, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट सवाल है कि मैं सीट पूछ लूँ, किसको कितनी सीटें दे रहे हैं आप?
एक मिनट, सीट पर मैं आ रहा हूं, लेकिन मुझे ये जरा, हाँ चलिए बता ही दीजिए पहले सीट का। देखिए ये कहना, देखिए चूंकि प्रोटोकॉल है, अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, 30 तारीख के बाद हम स्पष्ट बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, जिस प्रकार से मुद्दे हावी रहे हैं इस पूरे चुनाव में, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान में बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था, क्योंकि निर्दलियों की और बागियों की आपसे बात की थी, और ये कहना लखवीर सिंह शेखावत का कि भाई इस बार साफ तौर पर एक अच्छी भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन वोटर अगर जब वोट देने गया होगा तो वो बीजेपी और कांग्रेस को देख रहा होगा, उनके चुनाव घोषणा पत्र को देख रहा होगा, तो क्या पर्सनल सेंटीमेंट भी, अटैचमेंट वहाँ पर देखने को मिला होगा कि हाँ भाई ये लगातार बीजेपी ने कार्य किया या कांग्रेस के लिए कार्य किया, उनको टिकट नहीं मिला, इस वजह से जो है अगर वो फला पार्टी से लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम इसको वोट दे देते हैं। क्या ऐसा वोटर ने वहाँ पर दिया होगा, ऐसा सेंटिमेंट होगा? बिल्कुल पर्सनल सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि निर्दलीय का कोई प्रत्याशी जीत जाए, लेकिन जैसा कि लखवीर ने अभी कहा कि जीत बीजेपी को मिलने वाली है। नहीं, बीजेपी ये नहीं बोला है, लखवीर ने ये नहीं बोला है कि बीजेपी को जीत मिल रही है कांग्रेस। उन्होंने कहा है कि रिवाज जो है ना वो कायम रहेगा। अब रिवाज कायम रहेगा, नहीं एक मिनट, नहीं बदल रहा है, ऐसा कुछ कहा है शायद। मैं बता रहा हूँ, उनका ये कहना था रिवाज कायम रहेगा। रिवाज कायम का मतलब, रिवाज क्या है बीजेपी में कि हर बार रोटी पलटती है। हाँ, राजस्थान में क्या है, रोटी पलटती है। अब ये रोटी पलटेगी तो एक मिनट, अब ये जरूरी थोड़ी है कि फला पार्टी की सरकार आएगी। हो सकता है कि फला पार्टी, क्या पता निर्दलियों की ऐसी संख्या हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है मधु कौड़ा, झारखंड, हमारा पीछे ये देखिए बिहार झारखंड चैनल भी है, एक अकेले विधायक थे, वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो रिवाज बदलेगा, लेकिन अब जो राज था बीजेपी का कायम होगा या नहीं होगा वो अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक विधायक, एक निर्दलीय, कौन खेल कर दे। समझिए, एक बात को और समझिए कि आप ये देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी भले ही जीत के लिए आश्वस्त और कहती भी हो कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, लेकिन उन तमाम निर्दलियों और बागियों से संपर्क साधे हुए हैं जो कि जीत की भूमिका है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के हों या दूसरी पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े हों। मुझे मौका दीजिए, मैं बहुत देर से पूछना चाह रही थी सवाल आपसे ये कि ठीक है, आचार संहिता का ख्याल दिला दिया है लखवीर ने, मैं नहीं पूछ रही नंबर्स, लेकिन आपने जितना देखा तो ये मुझे 2 पॉइंट्स बताइए कि अगर बीजेपी आती है तो क्यों, और कांग्रेस आती है तो क्यों, या कांग्रेस हारती है तो क्यों? नहीं, मैं देखिए, मैं आपसे पहले ये बोलना चाहूंगा, चलिए पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। आपने क्या पूछा कि अगर बीजेपी आती है तो क्यों, और अगर कांग्रेस आती है तो क्यों, और कांग्रेस हारती है तो क्यों? अगर कांग्रेस आती है तो अशोक गहलोत जी की योजनाएं, गारंटी को लेकर कह लीजिए, राहत शिविरों को लेकर कह लीजिए। बीजेपी की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे और बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशियों का चुनाव हुआ, और उसके बाद साथ ही साथ भले ही लास्ट मोमेंट पर ही सही वसुंधरा राजे सिंधिया को एक साथ इकट्ठा करते हुए दोनों ने हाथ वहां पर वेव किया। और एक चीज़ मैं कह रहा था यहाँ पर मैं 2 लाइन में ही बस एक बात कहना चाहूँगा, समअप तो यहाँ पर प्रियंका और आप दोनों ही मिलकर करिएगा। लखवीर, इस बार के चुनाव में राजनीतिक दल और जो विधायक जीत कर आएंगे उनमें से कईयों की कोशिश ना सिर्फ इस चीज़ की होगी कि इसको मुख्यमंत्री बनना है, इसको सरकार, इस पार्टी की सरकार बननी है, बल्कि ये भी दूसरे धड़े की कोशिश होगी कि ये मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए और इस पार्टी की सरकार नहीं बनना चाहिए। खास करके भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में देखने को मिलेगा, क्योंकि भले ही बीजेपी कहती हो हम अनुशासित हैं, हम एक साथ बंधे हुए हैं, एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, कहीं ना कहीं इनर फाइटिंग भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में ज़्यादा है और उसका असर देखने को मिला भी है। और जब 3 दिसंबर को जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद खास तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रियंका, कुछ आप समअप कीजिए। देखिए, दावे तो दोनों ही पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर बीजेपी या कांग्रेस किसकी भी सरकार बने, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है। अब प्रियंका की मुस्कुराहट बता रही कि प्रियंका का कुछ है अपना आकलन है कि वो बता नहीं सकते, लेकिन 3 तारीख को कौन मुस्कुराएगा ये तो हम सुबह 5 बजे से लगातार मेगा कवरेज न्यूज़ 18 नेटवर्क पर देखने को मिलेगी। क्यों प्रियंका? बिल्कुल, तो मेगा कवरेज लगातार आपको दिखाएंगे। 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनेगी ये भी बताएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।